हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए नेक्स्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर आज होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का लास्ट लेक्चर, यानी कहने का मतलब कि आज यह चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आपको हम बताएंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में, और सेकेंड टॉपिक आपको हम बताएंगे पैरेलल पाथ रिएक्शन। पैरेलल पाथ रिएक्शन आज के क्लास में यही दो टॉपिक हमको पढ़ना है। कैटलिस्ट के बारे में पूरा डिटेल में चलेंगे और इसके बाद पैरेलल पाथ रिएक्शन, यही दो बात हमको आज पढ़ना है और आज ये चैप्टर जो है वो अब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक में। स्टार्ट हम करेंगे पहले कैटलिस्ट के बारे में कि कैटलिस्ट होता क्या है। डिफिनीशन तो सबको पता है कि कैटलिस्ट वैसा सबस्टांस होता है जो बिना किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। अब चेंज करने का मतलब कि बिना पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम हेडिंग लिखेंगे कैटलिस्ट। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और अच्छा से नोट्स बनाइए, समझते हुए और बार बार रिवीजन कीजिए। तो हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, ठीक है। देखिए कैटलिस्ट क्या होता है तो बता दिया गया, जो बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। लिखेंगे कैटलिस्ट इज अ सबस्टांस, कैटलिस्ट इज अ सबस्टांस which change the rate of reaction without undergo any change itself, without undergo any change itself, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। समझे? अब ध्यान दीजिए कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, तो वह क्या करता है कि रिएक्शन का रेट जो है वो चेंज हो जाता है। समझे? तो ध्यान दीजिए, आपको अगले पॉइंट में बताएंगे कि कैटलिस्ट रिएक्शन के थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन का पाथ है, ये तीनों को चेंज कर देता है। न समझे? आपको बताए थे लेक्चर नंबर, देख लेंगे आप लोग, सेकेंड या थर्ड होगा शायद, उसमें बताए थे कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होता है तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम रहेगा तो रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है। तो वहीं आपको बताएंगे कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देगा, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। समझ रहे ना? तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा वही है, आप लोग जल्दी से लिखेंगे यहाँ पर। कैटलिस्ट मेरे साथ जल्दी लिखेंगे, कैटलिस्ट चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड ऑल्सो पाथ ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं क्या करें हम?
पाथ ऑफ रिएक्शन को भी चेंज कर। आइए इसको देखते हैं हम ग्राफ के द्वारा, ठीक है। माइंड को सेट रखिए बोर्ड पर और अच्छा से रिवीजन करते रहिए। केवल नोट्स बनाने से और माइंड वीडियो देखने से नहीं हो जाएगा, समझे। नोट्स बनाइए और रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी करते रहना है। ये नहीं कि आगे चलते रहिए पीछे वाला सब छोड़ दीजिए। आइए इसको देखते हैं ग्राफ के द्वारा कि ग्राफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और पाथ ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज कर देता है। यहाँ पर आप एक छोटा सा रिएक्शन ले रहे हैं। चलिए रिएक्शन मान लेते हैं, ये ए रिएक्टेंट हो गया और बी पी प्रोडक्ट हो गया, ठीक। रिएक्शन ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ले रहे हैं ग्राफ। चलो, आपको बोले थे कि कोई भी रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है जब तक रिएक्टेंट का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल नहीं हो जाता है। तो मान लेते हैं कि इस रिएक्शन के लिए ध्यान देते रहना, यहाँ पर है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ध्यान देना नहीं तो उड़ जाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये है रिएक्टेंट, इसका एनर्जी हम मान लेते हैं कि इसका एनर्जी, चलो यहाँ पर मान लेते हैं, इसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ ए। इंथैल्पी ऑफ ए मतलब ए का एनर्जी है वो। अब देखिए, जब तक ए का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल नहीं होगा तब तक यह प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे। चलिए एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने से इसका एनर्जी बढ़ेगा और जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल इसका एनर्जी होगा, अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद बना दिया यहाँ पर प्रोडक्ट पी। कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर है। अब क्या करो, अब इसमें कैटलिस्ट मिलाओ, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन। देखो ध्यान दो, पहले आपको बोले थे कि एक्टिवेशन जी क्या होता है, तो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है रिएक्टेंट को, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो, तो इसका एनर्जी ए का यहाँ था, आप इसको एनर्जी कितना दिए हैं, इतना दिए हैं ना। तो जितना एनर्जी दिया जाता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए इसको हम बोल देते हैं ई ए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसमें कैटलिस्ट मिलाओ, तो कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। तो चेंज का मतलब इसके ऊपर भी जा सकता है या इसके नीचे भी जा सकता है, ध्यान देना बात। तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को ऐसे करा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो ध्यान दो, अब इसके लिए तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मेरा यहाँ ना हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कुछ जी। अब इसके लिए तो रिएक्शन अब यहाँ से ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पर इसका हो गया, ये है यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी, ध्यान देना, थ्रेशोल्ड एनर्जी, समझे। और एक्टिवेशन एनर्जी इस बार यहाँ पर हो जाएगा, क्या समझे। इसको हम मान लेते हैं EA1। अब समझ लीजिएगा, कहने का मतलब कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये है और विदाउट कैटलिस्ट ये है। लिख दे, वो भी लिख दें। चलो, क्या दिक्कत है, हमको दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो यहाँ लिख दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और ये आप लोग लिख लेंगे विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। क्या कोई दिक्कत है, क्लियर है सब कुछ। तो अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे कैटलिस्ट क्या होता है। इसको जल्दी से प्रिंट कीजिए। इसके बाद हम आ रहे हैं कैटलिस्ट के टाइप में, कि कैटलिस्ट कितने टाइप के
होता है। ठीक है, चलिए कैटलिस्ट का टाइप अब हम आ रहे हैं। आप लोग नोट्स बना लिए होंगे, लिख लिए होंगे और प्रिंट कर लिए होंगे। कर लिए हैं ना? चलिए कर लिए हैं तो अच्छी बात है। तो हेडिंग लिखेंगे आप, कैटलिस्ट का टाइप है, तो आप यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, ध्यान दीजिएगा, कैटलिस्ट मेन रूप से दो ही टाइप का आपको पढ़ना है, पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, देखो अब वैसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और वैसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को घटाता है उसको बोलते हैं हम निगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आपको बता दिया गया है, और रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो जो बढ़ाने वाला कैटलिस्ट होगा उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, और जो घटाने वाला उसको निगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, कैटलिस्ट which increases the rate of reaction, और यहाँ पर आप लिखेंगे कैटलिस्ट which decreases the रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? आइए इसको भी हम देख लेते हैं ग्राफ में। आप लोग माइंड अच्छा से सेट करते चलिएगा, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा, मेरा दोस्त फिर मत दीजिएगा, समझे? चलो रिएक्शन हम वहीं ले लेते हैं, ए कन्वर्ट कर रहा है पी में, इसी तरह से बना दे रहे हैं। ये ग्राफ एग्जाम में नहीं आएगा, आपको समझाना है ना, किसी तरह से मेरा काम है आपको समझा देना। अब आपका काम है उसको फॉर्मेट करना या फिर डिलीट करना, समझे? मेरा काम है अभी आपको समझा देंगे, उसके बाद आप समझते रहिएगा। तो यहाँ तो आपको पता है, चलिए ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ए रिएक्टेंट है, इसका एनर्जी अभी यहाँ पर है। अब इसको क्या करेंगे, ये है ए का एनर्जी, अब इसको एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देंगे तो इसका एनर्जी बढ़ेगा और पहुंचेगा थ्रेशोल्ड इक्वल, यहाँ से ये बना दिया प्रोडक्ट पी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आ रहा समझ में? चलो अब क्या करो कि इसमें कैटलिस्ट मिला हो। कैसा कैटलिस्ट? कैसा कैटलिस्ट? पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाएगा, वह एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। देखिए ये होगा इसमें, ये है पॉजिटिव कैटलिस्ट, ऐसे कर देते हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर निगेटिव रहेगा तो रिएक्शन के रेट को घटा देता है। तो घटाने का मतलब क्या समझ रहे हैं, इसके ऊपर की ओर देखते जाना ध्यान से, ऐसे। तो ये है निगेटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है? ये है निगेटिव कैटलिस्ट, समझे? और ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वह है पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्या समझ गए? तो ये ग्राफ है इसी का, वह क्या करता है कि पॉजिटिव होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, निगेटिव होगा देख लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, बस ख़त्म। और ये बीच वाला जो है वो
कैटलिस्ट के प्रेजेंस में नहीं है, विदाउट कैटलिस्ट लिखा हुआ है। क्लियर है। अब आइए कैटलिस्ट का एक और टाइप है। अब मेन तो टाइप आपका ख़त्म हो गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। फिर भी एक अलग से आपको दो टाइप हम पढ़ाएंगे कि कैटलिस्ट का टाइप और कौन कौन दो होता है। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से प्रिंट कीजिए। उसके बाद हम आ रहे हैं कैटलिस्ट के ही टाइप है, वो भी होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। उसको भी आपको हम यहाँ पर ही फिनिश करेंगे। ये कर लिए। आइए थोड़ा सा आप लोग लिखने का स्पीड बढ़ा दीजिए, तब जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्या, लेकिन आज तो आपका ये चैप्टर ख़त्म करना ही है। आइए कैटलिस्ट का ही टाइप है। अगला टाइप आपको बताएंगे हम होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट। ध्यान दो, अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फिजिकल स्टेट में होगा। सेम फिजिकल स्टेट का मतलब कि अगर रिएक्टेंट सॉलिड में है तो अगर कैटलिस्ट भी सॉलिड में है तो वैसे कैटलिस्ट को हम बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में है, डिफरेंट फेज यानी कि डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है, तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो आइए पहले हम चलते हैं होमोजीनियस, जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक ही फिजिकल स्टेट में रहेगा। ठीक है, आइए लिखते हैं यहाँ पर, इफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट, देन द कैटलिस्ट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसके छोटा सा एग्जाम्पल। 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं O2, यह भी गैस में है। यहाँ पर हम कैटलिस्ट ले रहे हैं NO, जो कि होता है गैसियस स्टेट में। ये रिएक्शन करता है कैटलिस्ट NO के प्रेजेंस में, तो यह प्रोडक्ट बनाता है SO3, जो कि गैस होता है। तो देखिए इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट क्या एक ही फिजिकल स्टेट में है नहीं? गैस में रिएक्टेंट है तो गैस में ये भी तो है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये कैटलिस्ट होमोजीनियस कैटलिस्ट है। माइंड में सेट करते चलो, सब छोटी छोटी बात है। होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। क्या कोई दिक्कत है? अब आएंगे हम हेट्रोजीनियस में, तो इसी में हम चेंज कर दे रहे हैं। आप लोग जल्दी लिख लिए, इसी में हम चेंज करेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। देखिए इसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होगा, तो इसी में हम चेंज करेंगे। आप लोग इसी में चेंज कर देना, अलग चेंज करना है। इफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन different physical state, then the catalyst is called heterogeneous catalyst। heterogeneous catalyst, इसका एग्जाम्पल आपको लिख दे रहे हैं। N2 गैस होता है,
3H2 गैस है। यहाँ पर कैटलिस्ट हम ले रहे हैं Fe आयरन, जो कि होता है सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पर ये बनाएगा 2NH3 अमोनिया बनाता है, जो कि गैस है। तो देखिए, तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट क्या डिफरेंट फेज में है ना, ये सॉलिड में है और ये सब क्या है, गैस में है। तो इस बार हम बोलेंगे इसको हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्या समझ में आ रहा है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ रहे हैं हम, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब माइंड में सेट करते चलिएगा। अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। अभी आपको कैटलिस्ट के बारे में जानकारी दिया गया कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है, कैटलिस्ट दो तरह का होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, मेन रूप से दो ही होता है। और फिर उसके बाद बोलेंगे कैटलिस्ट का और भी टाइप कुछ लोग बता सकते हैं। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वो भी ख़त्म हो गया। चलिए अब आ रहे हैं हम, देखिएगा न्यूमेरिकल्स कैसे पूछता है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और विदाउट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देंगे, उसके लिए डेरिवेशन पर आप ध्यान देंगे। डेरिवेशन अगर आपको आ जाएगा न्यूमेरिकल्स बनेगा, नहीं डेरिवेशन समझ में आएगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम डेरिवेशन में। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो नहीं बोलिएगा, समझे? चलो ध्यान दो यहाँ पर। लेट EP ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसके बाद है ए है जो देखिए क्या है, मतलब समझिएगा। EP मतलब प्रेजेंस ऑफ, EA मतलब ऑब्सेंस ऑफ है। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन द ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये ऑब्सेंस ऑफ है, ठीक है, मतलब समझते रहिएगा EP और EA। उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट की ओर पहुंचेंगे। इसके बाद देखो KP, तो जानते हैं ना K क्या होता है? K रेट कांस्टेंट होता है ना। तो रेट कांस्टेंट तो होता है, लेकिन यहाँ P लिख दिया, इसका मतलब कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट। और इसके बाद हम बताएंगे KA मतलब कैटलिस्ट के ऑब्सेंस में रेट कांस्टेंट। तो पहले इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, जो है लिखवा दे रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद आप कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये क्या है? ये है रेट कांस्टेंट in the presence of catalyst। और उसके बाद है KA क्या है? रेट कांस्टेंट इन द ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इतना सारा चीज समझने के बाद हम आ रहे हैं, पहले हम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। क्लियर है? आप लोग को आर्हेनियस इक्वेशन बता दिया गया है।
आर्हेनियस इक्वेशन क्या बताए थे, ये बताए थे k इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, याद होगा ये आर्हेनियस इक्वेशन है। तो इस आर्हेनियस इक्वेशन का ही यूज हम यहाँ करेंगे, एक बार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और एक बार इसको यूज करेंगे कैटलिस्ट के ऑब्सेंस में। क्लियर है? तो हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में के है मतलब रेट कांस्टेंट, तो लिखा हुआ है यहाँ पर के पी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में के पी, ये आर्हेनियस कांस्टेंट है तो इसको ए ही लिखिए, ई टू दी पावर माइनस ई ए मतलब एक्टिवेशन है जी, तो प्रेजेंस में कितना है ई पी है, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस ई पी बाई आर टी, ठीक है। और लिखना होगा तो ये भी लिख सकते हैं, ये टी जो है वो टेम्परेचर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक बार इक्वेशन यूज कर दिए, अब करेंगे आप क्या, इसको मान लेते हैं, देखते रहें ध्यान से, यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, जो यहाँ से हम रिजल्ट निकालेंगे ना उस रिजल्ट से न्यूमेरिकल्स बहुत सारा पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। स्टेट बोर्ड में चांस कम है, सीबीएसई बोर्ड में यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है और पूछेगा भी, ठीक है। तो सब माइंड में सेट करते चलिएगा। अब आ रहे हैं हम यहाँ पर इन द ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के ऑब्सेंस में, तो कैटलिस्ट के ऑब्सेंस में आप रेट कांस्टेंट लिखेंगे के ए, लिखा हुआ है यहाँ पर के ए रेट कांस्टेंट इन द ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, समझ रहे ना, इक्वल टू, ये तो आर्हेनियस कांस्टेंट है ई टू द पावर माइनस एक्टिवेशन है जो, तो लिखा हुआ इन द ऑब्सेंस ऑफ, ऑब्सेंस ऑफ देखिए यहाँ पर है ई ए, तो यहाँ लिखेंगे ई ए बाई आर टी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आ रहे हैं हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, ध्यान देते रहना, 1 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो ध्यान दो, तो अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा के पी बाई के ए इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये ए ई टू दी पावर, देखते जाना, माइनस ई ए बाई आर टी बाई ए ई टू दी पावर माइनस, सॉरी, माइनस ई ए बाई आर टी। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत नहीं है, इसको मिटाएंगे, इसको जल्दी से प्रिंट कीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा, हो गया। ये सब मीनिंग आप याद रखें कौन क्या क्या होता है, क्लियर है ना। तो आइए चलते हैं हम अगले रिजल्ट की ओर, उसको डिराइव करना है। तो डिराइव करके देखिए हम कहाँ आपको फार्मूला पर ले जा रहे हैं, उस फार्मूला को आपको याद कर लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर आ जाएगा इस पर तो डायरेक्ट उस फार्मूला से ही पूछा जाएगा, क्लियर है। चलो देखो, ये हो जाएगा यहाँ पर के पी बाई के ए और ए खत्म हो जाएगा, ए और ए खत्म, क्लियर है। ई का पावर देखिए ये है और ई का पावर ये है, तो पावर को क्या करेंगे, घटाएंगे ना, तो देखो ए और ए खत्म, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ई का पावर दिस माइनस दिस, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात है। करेंगे ई का पावर ये माइनस ये, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी हम देखो क्या लिखेंगे, ई का पावर यहाँ लिखेंगे इसका साइन प्लस में ई ए बाई आर टी, और इसका साइन माइनस में रहेगा, कितना ये है, तो ये है ई पी बाई आर टी, क्लियर है।
यहाँ से हम डिराइव करेंगे Kp बाई Ka, e टू दी पावर यहाँ से RT कॉमन कीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखते रहना ध्यान से, EA माइनस EP और बाई क्या होगा RT। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है अच्छा से? ये यहाँ से ये Kp बाई Ka e टू दी पावर, ये देखो यहाँ से, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज है तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा E और बाई क्या लिखेंगे RT। कोई दिक्कत है यहाँ? क्लियर है? अब क्या करेंगे हम कि इस फॉर्मूला में दोनों साइड ln लगाएंगे। ln समझ रहे हैं, log बेस E, तो दोनों साइड हम नेचुरल log लगाएंगे ln। तो ln यहाँ पर क्या होगा Kp बाई Ka, ठीक है, यहाँ लगाएंगे तो ln E का पावर डेल्टा E बाई RT। कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। आगे देखिए, इसको ln क्या लिखेंगे Kp बाई Ka ln E का पावर, तो आपको बताए थे log के केस में log A का पावर B, तो ये पावर बगल में, मतलब कि इसको B log A हम लोग लिख सकते हैं। तो ln E का पावर है तो पावर बगल में आएगा डेल्टा E बाई बोलो RT और ये होगा ln E। क्या आप लोग को पता है कि ln E का वैल्यू 1 होता है? अब नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ने लिखने का है ही नहीं तो अब हम क्या करेंगे उसमें। ठीक है, ये हो गया। उधर प्रिंट कर लिए हैं क्या? इधर प्रिंट हो गया है, मिटाना पड़ेगा, मिटा दें। चलो तो अब आइए, अभी फार्मूला जो निकालना है वो निकला नहीं है, समझे? अब निकलेगा। यहाँ से क्या लिखेंगे आप, ln Kp बाई Ka, इसके बाद आएगा डेल्टा E बाई RT। क्लियर है? अब देखिए ln में मेरा कुछ काम नहीं होता है, कोई काम मेरा ln में नहीं होगा। किस में काम होगा? तो log में, लॉगरिथम में काम होता है। तो ln को क्या करेंगे, log में चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको बोले थे पीछे में बहुत बार आया है, ln को log में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पता होना चाहिए। तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ln log में कन्वर्ट हो जाएगा 2.303। अब ये ln किस में, log में, और ये Kp बाई Ka, इसमें तो ln है नहीं तो ये होगा डेल्टा E बाई RT, जो था वही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2.303 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। हमको फार्मूला निकालना है, जो इजी होगा उसको हम निकाल के लिख देंगे। तो इजी करने के लिए 2.303 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड। तो इधर अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो log Kp बाई Ka, इधर डिवाइड करेंगे तो बोलो डेल्टा E बाई 2.303 RT। तो एक तो फार्मूला आपका ये आ गया जो हमको काम है। और ध्यान दीजिएगा, आपको बोले थे कि रेट कांस्टेंट का रेशियो है, रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है वहाँ पर रिएक्शन का रेट भी हम रख सकते हैं, रिएक्शन का रेट भी हम रख सकते हैं। आया था जब आपको बता रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट जब आपको बता रहे थे तो वहाँ पर ये आया था।
तो इसको रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है, मतलब कि लॉग, और ये रेट कांस्टेंट है ना प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, समझ रहे हो। इसके बाद ये रेट कांस्टेंट है ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, समझे। और बाकी जो है वो आपको पता है, आप यहाँ लिख देंगे 2.303 RT। तो दोनों को आप लोग याद करेंगे, दोनों को याद क्या करना है, बस इसको याद रखिए और इसको माइंड में रखिएगा कि यहाँ पर हम रेट भी रख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये दोनों को याद रखिएगा। अब देखेंगे आप इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, इसी पर वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखेंगे आप क्वेश्चन जल्दी से लिख। तो देखिए यही न्यूमेरिकल्स है, पहले आप लोग न्यूमेरिकल्स को ठीक से पढ़िए, अगर समझ लेंगे, पढ़ेंगे, अगर समझ में आ गया तो आप ऐसे ही बना देंगे। देखिए क्या कह रहा है इन द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एट 300 केल्विन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज फाउंड टू बी 18 किलो कैलोरी पर मोल। कह रहा है कि H2O2 का डिकम्पोजिशन 300 केल्विन पर हो रहा है, तो देखा गया कि एक्टिवेशन एनर्जी का कितना रिक्वायरमेंट हुआ 18 किलो कैलोरी पर मोल। फिर कह रहा है आगे कि इफ है, आगे लिख रहा है कि इट बिकम्स 6 किलो कैलोरी पर मोल व्हेन द डिकम्पोजिशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कह रहा है कि अगर इस डिकम्पोजिशन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी 6 किलो कैलोरी पर मोल, और विदाउट कैटलिस्ट 18 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि बताइए कि in the presence of catalyst at 300 Kelvin how many times is the catalyzed reaction faster than uncatalyzed reaction। मतलब कि एक बार आप क्या करो कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करो, और एक बार क्या करना है कैटलिस्ट के ऑब्सेंस में इसका डिकम्पोजिशन कीजिए। तो कह रहा है कि बताइए कैटलिस्ट वाला जो रिएक्शन है वो कितना टाइम्स फास्टर होगा अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं है। आप करेंगे RP रेट ऑफ रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्वल टू बोलो, इक्वल टू आपको बोला गया है डेल्टा E 2.303 RT, यही बोला गया था, क्लियर है। आगे इसको हम डेल्टा E क्या होता है, तो डेल्टा E आपको बताए थे एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और बाई है 2.303 RT, ठीक है। R गैस कांस्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा अगर जूल में पूछा जाएगा तो R का वैल्यू 8.31 ये जूल में होता है, जूल में। अगर कैलोरी में पूछेगा तो R का वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ पर कैलोरी में ही दिया हुआ किलो कैलोरी एंड किलो कैलोरी, मतलब कैलोरी में दिया है तो सिंपल सा बात, यहाँ R का वैल्यू हम कैलोरी मतलब 2 रखेंगे। अगर जूल में ये दिया रहता तो R का वैल्यू हम जूल वाला रखते 8.31, क्लियर है। चलिए तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे आगे। ये एक्टिवेशन ये ऑब्सेंस ऑफ, तो ऑब्सेंस दिया हुआ है 18, तो यहाँ रखेंगे हम 18 माइनस प्रेजेंस ऑफ, तो प्रेजेंस ऑफ दिया है यहाँ पर 6, तो 18 माइनस 6 कर देंगे। अब ध्यान देना 2.303 R का वैल्यू 2 रखेंगे, लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है कि ये 2 क्या है, R का वैल्यू कैलोरी में है, क्या हमको ये वैल्यू जो है वो कैलोरी में दिया है, किलो कैलोरी में दिया है, समझ रहे हो। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना है कि इसको आप बदल दीजिए कैलोरी में, किलो कैलोरी में है, किलो कैलोरी में है, तो इसको बदलिए किलो कैलोरी में, ये कैलोरी में। नहीं तो एक ऑप्शन है कि जो R का वैल्यू यहाँ रखे हैं 2, इसी को चेंज कर दीजिए किस में,
किलो कैलोरी में। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे। अब ये 2 कैलोरी था, उसमें डिवाइड कर देंगे तो हो गया किलो कैलोरी में, और किलो कैलोरी में यहाँ रख दिए, बाकी ये सब किलो कैलोरी में था। ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर आपका कितना है 300 केल्विन दिया हुआ था। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये और ये ख़त्म, देख लीजिएगा ध्यान से। ये ऊपर में आ जाएगा 12 बाई बोलिए 2.303, और ये कितना आएगा 6/10। कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। ये कट जाएगा 2 से, ये आपका आएगा 20/2.303, देखते जाइएगा ध्यान से, क्लियर है। ये 10 ऊपर चलेगा तो 20 होगा बाई 2.303। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8.68। अभी वैल्यू मेरा आया, ये आंसर नहीं दिया हुआ है अभी, इतना आया। अब क्या करो, ये मिटाएंगे, इधर मिटा दें। चलो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा माइंड लगाना है, बाकी तो आप समझते ही होंगे। कितना टाइम से फास्टर पूछ रहा है ना, तो इसमें दिक्कत है। एकदम इजी है ये, इसमें सोचना ही नहीं है आपको। अब देखो इधर लॉग है, चलो एक बार फिर से लिख देते हैं। आपका जो आया है लॉग RP/RA इक्वल टू आया है 8.68। चलिए इसको हम लिखेंगे RP/RA। लॉग को उधर ले जाइए तो एंटी लॉग हो जाएगा, बता दिए हैं। लॉग उधर जाएगा तो एंटी लॉग, ये एंटी लॉग 8.68। एंटी लॉग देखने के लिए आपको बोले थे कि पॉइंट के जो इधर होता है उसको 10 का पावर लिखा जाता है। तो इधर क्या है 8 है ना, तो इसको आंख बंद करके 10 का पावर लिखो, उसके बाद सोचना है कुछ। तो 10 का पावर लिख दो इनटू 0.68 का एंटी लॉग टेबल आपको देखने आना चाहिए। एंटी लॉग टेबल अगर देखने नहीं आएगा, आपको लेक्चर डाल दिया गया है लॉग और एंटी लॉग पर, तो डायरेक्ट आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो 0.68 का एंटी लॉग टेबल देखिए तो वैल्यू आपको आएगा 4.7। क्लियर है। और पूछ रहा है कि कितना फास्टर होगा, तो कर दो यहाँ पर कितना फास्टर होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्वल टू 10 का पावर 8 इंटू 4.7, और क्या लिखेंगे RA। यही आपका आंसर हो गया। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट से इतना टाइम्स प्रेजेंस वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आइए ये ख़त्म हो गया। अब आ रहे हम अगले टॉपिक में, इसको प्रिंट कर लीजिए, हटा दें। चलो समझ लिए होंगे, सब कुछ अच्छा से प्रिंट कर लिए होंगे। आइए अगले टॉपिक में हम चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वह 12th के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला जो टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं ये सिर्फ जेई मेन एडवांस और मेडिकल के लिए है। 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं और आगे भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो अगला हेडिंग है, देखिए कौन सा है, पैरेलल पाथ रिएक्शन। पैरेलल पाथ रिएक्शन है। देखो इसमें पैरेलल पाथ रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें एक कैटलिस्ट वन रिएक्टेंट, ये वन रिएक्टेंट है, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है एक साथ, फिर सुनिएगा, वन रिएक्टेंट अगर एक साथ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर देता है तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल पाथ रिएक्शन। क्या कोई दिक्कत है? चलें आइए, ये तो समझाने के लिए मिटाएंगे इसको। एक रिएक्टेंट एक साथ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा
तो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ वन ऑफ द reactant if one of the reactant simultaneously give two or more products then it is called parallel path reaction। क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो देखिए, आपको अब अच्छा से बता रहे हैं। ये ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है। ए रिएक्टेंट एक बना रहा है प्रोडक्ट बी, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और फिर क्या बना रहा है, सी। देखते जान ध्यान से, ए रिएक्टेंट है, यह एक साथ बी और सी दो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो जब ए बी में कन्वर्ट कर रहा है तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हम मान लेते हैं के बी है, और ए जब सी में कन्वर्ट करता है तो इसका रेट कांस्टेंट मान लेते हैं के सी है। समझ रहे हो? तो नेट रेट कांस्टेंट क्या होगा? नेट तो सीधा सा मतलब है कि आपसे पूछेगा कि नेट रेट कांस्टेंट बताइए, तो इसमें क्या करना है जी? जब कह दिया कि ए बी में कन्वर्ट कर रहा है तो के बी, ए सी में कन्वर्ट कर रहा है तो के सी, तो कह रहा है कि नेट बताइए रेट कांस्टेंट। तो क्या करेंगे हम कि नेट जो रेट कांस्टेंट है के ए, वह इक्वल होगा किसके? के बी और किसके? के सी के। ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पर, लोग जब ए बी में कन्वर्ट कर रहा है तो इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं प्रोडक्ट का। ए सी में कन्वर्ट करेगा तो इसको भी हम बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट का। तो इसको सी का हम लिखे हैं और इसको बी का लिखे हैं, और इसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट का। लोग बोलते हैं, बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम एक लाइन इसको लिख देते हैं यहाँ पर, लिखवाएंगे। देखिए क्या लिखवाएंगे, ये कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आइए लिखते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट इज equal to the rate constant of products in parallel path reaction। दिखाई आपको यहाँ दे रहा है रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट के रेट कांस्टेंट के सम के इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लिए प्रिंट। अब जो है एक पॉइंट है वो नोट करके आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको हम मिटा रहे हैं और आपको हम लिखवाएंगे नोट। यहाँ पर नोट लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये VVI पॉइंट है। कहेंगे सर इसमें VVI क्या लिखवा रहे हैं, तो देखो क्या लिखवाना है। इसमें बताएंगे आपको कि रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट का, ये रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट का, दोनों ही प्रोडक्ट का ही, ये B भी प्रोडक्ट है, C भी प्रोडक्ट है। रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट का इक्वल होता है B का फ्रैक्शनल अमाउंट। फ्रैक्शनल मतलब समझते हैं वन में कितना होता है। जैसे आपको बताए थे सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के बारे में, तो बोले थे कि सभी के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। तो फ्रैक्शन का मतलब ही यहाँ यही है
आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन प्रोडक्ट का रेट कांस्टेंट इक्वल होता है प्रोडक्ट का फ्रैक्शनल अमाउंट। फ्रैक्शनल का मतलब 1 में कितना है, समझ रहे हो, 1 में कितना है फ्रैक्शनल अमाउंट। और क्या होता है, तो रिएक्टेंट का जो रेट कांस्टेंट है उसका प्रोडक्ट। यही बात आपको हम लिखवा रहे हैं, नोट करके यहाँ VVI लिख दीजिएगा। रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का फ्रैक्शनल अमाउंट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट। क्या कोई दिक्कत है? देखिए हम क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि ये प्रोडक्ट का रेट कौन, जैसे मान लीजिए कि ये बी है ना यहाँ, तो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो इक्वल होगा फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ बी, हो गया। और कह रहा है एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट के है, तो यहाँ पर के दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर आपसे कह दिया जाए के सी, ये भी तो प्रोडक्ट है, तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। के सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ सी और इनटू रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? चलिए, तो अब आप देखेंगे इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए। तो यही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि सबस्टांस अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन कॉन्टेनिंग 2 पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, एक कन्वर्ट कर रहा है बी में, ये फर्स्ट ऑर्डर एक हो गया, और एक कन्वर्ट कर रहा है सी में, ये फर्स्ट ऑर्डर से, मतलब 2 रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ए बी में, ए सी में। बी का रेट कांस्टेंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सेकेंड इन्वर्स आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको ऐसे पे नहीं पता तो जान लीजिए कि पैरेलल पाथ रिएक्शन जो है वह सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही होता है, जीरो ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का नहीं होता है। तो ये हो गया। सी का आपको दे दिया रेट कौन, ये कह रहा है कैलकुलेट द मोल परसेंटेज ऑफ बी इन द रिएक्शन। कह रहा है कि इस रिएक्शन में बी कितना परसेंट बना हुआ है, बी का परसेंटेज पूछा हुआ है आपसे। अरे भाई, जब ए बी और सी में कन्वर्ट करेगा तो ये कुछ बनेगा ना, तो वहीं पूछा है कि बताइए कितना परसेंट बनेगा। क्लियर है? आइए, कुछ नहीं आपको करना है ज़्यादा, बोलिए बी का अमाउंट पूछा है ना, मोल परसेंट जब बी, तब बी से ही मतलब रखिएगा। बोलिए रेट कांस्टेंट के बी। तो आपको बोला गया है अभी कि किसी भी प्रोडक्ट का जो रेट कांस्टेंट होता है वह होता है फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ बी। क्वेश्चन मिटा दें, बोलो मिटा दें। चलो, तो ये हो गया बी, और इनटू आपको बोले थे रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट मान लेते हैं यहाँ पर के है, तो मान लिए के है। क्लियर है? आप बोलो फ्रैक्शनल अमाउंट, ये क्या आप लिखेंगे यहाँ पर, फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ बी आप लिखेंगे के बी, और बाई क्या होगा के। सही है? आगे बढ़ेंगे। अब के बी का वैल्यू क्वेश्चन दिया है 4 × 10 का पावर -4 बाई के ए। तो आपको बोले थे कि रिएक्टेंट का जो रेट कांस्टेंट होता है
वह दोनों के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। तो KB या प्लस KC, तो हम यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट KB और KC का दोनों का सम लिखेंगे। तो यहाँ देखो 4 × 10 का पावर -4 और प्लस करेंगे 3 × 10 का पावर -5। कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिए, बस और 1 मिनट, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। ये हो गया 4 × 10 का पावर -4, देखिए 4 × 10 का पावर -4 प्लस 3 × है ना, तो देखो तो इसको 0.3 I × 10 का पावर -4 लिख सकते हैं। ये अरे 0.3 10 का पावर -4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या तुम लोग मैथ पढ़ते हो जी? लिख सकते नहीं हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आगे बढ़ रहे हैं, ये हो जाएगा 4 × 10 का पावर -4 और यहाँ 10 का पावर -4 कॉमन कीजिए, तो कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा 4 और 0.3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.3 × 10 का पावर -4। बोलिए क्लियर है? ये और ये ख़त्म, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 चल जाएगा, ये हो जाएगा 40/43। ये आंसर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी आंसर नहीं, क्योंकि आपको क्या पूछा हुआ है, B का मोल परसेंटेज पूछा है। ये तो क्या आप निकाले हैं, फ्रैक्शनल अमाउंट ना, तो फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है 1 में कितना, तो ये जो आपका वैल्यू आया ये फ्रैक्शनल अमाउंट है, फ्रैक्शनल मतलब 1 में इतना है। तो आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज, बस 100 में निकाल दीजिए। तो आप लिखिएगा यहाँ पर परसेंटेज मोल दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे परसेंटेज मोल ऑफ B। तो B परसेंटेज मतलब समझते हैं ना 100, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो ना, ठीक है? ये कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 93.02%। ये ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए ओके, थैंक यू। आज क्लास में पढ़ जाने के लिए थैंक यू।